हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको क्वालिटी कंटेंट्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब यहां पर आपको कुछ चैप्टर्स देखने के बाद किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आते हैं क्वालिटी कंटेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि हम मिला करते हैं अपने भौतिकी सब्जेक्ट के साथ, जो कि विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और आपको देख करके यहां पे पता चली गया होगा कि हम जो पाठ 3 कर रहे हैं उसमें आज हमारे पास है प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तनांक। मतलब जो हमारा चैप्टर था प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, उसमें हमने परावर्तन से रिलेटेड सब कुछ कर लिया भाई अपने पुराने वीडियोस में। तो आई होप कि आप हमारे साथ बने हुए तो सारे ही वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं, जहां पे हमने चर्चा की थी किसकी, सबसे पहले तो प्रकाश की, कि प्रकाश क्या होता भाई। फिर हमने बात करी थी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता, मतलब जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं। फिर हमें पता चला था कि भाई जो बाउंसिंग बैक होती है, मतलब प्रकाश किसी सतह से टकरा करके लौट गई, जिसको हमने परावर्तन कहा था, वो सतह जिससे टकरा के लौटी है उसको दर्पण कहा हमने। फिर हमने बात करी कि दर्पण 2 तरीके के भाई, एक कैसा गोलीय और एक कैसा फ्लैट, मतलब या तो ऐसा सीधा चिकना दर्पण होगा या फिर ऐसा मुड़ा होगा। अब या तो अंदर की तरफ मुड़ाओ या फिर ऐसा बाहर की तरफ मुड़ाओ। मतलब एक समतल दर्पण, अवतल दर्पण, ये चिकना हिस्सा अंदर की तरफ अवतल दर्पण, और ऐसा कर दिया तो ये उत्तल दर्पण। अच्छा, इसके बाद हमने चर्चा करी इसमें कि अवतल दर्पण से कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेंगे, उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास आया था दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u। और इसके बाद हमने चर्चा किया कि भाई आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, किस केस में कैसे मैग्निफिकेशन होगा, इन सभी चीजों की चर्चा हम कर चुके हैं भाई। अब हमारे पास आ गया इसी का अगला पोर्शन, मतलब जो सेकंड पोर्शन दिख रहा है अपवर्तन, उसकी बात करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, और ये छोटे छोटे कण जो है वो एक तरंग के रूप में चलते हैं, है ना। ये हमने पहले से ही देखा हुआ भाई कि जो छोटे छोटे कण होते हैं वो ऐसे तरंग के रूप में चल रहे होते हैं, जिसको हम प्रकाश कहते हैं या प्रकाश पुंज कह लेते हैं भाई। ठीक है, इस तरीके से चल रहे। अब ये कैसा चल रहा है भाई, ये एक बिल्कुल फ्रेम में चल रहे पूरे। अब ये क्या हो गया, प्रकाश पुंज। अब जरा इनकी हम बात करेंगे कि ये जो प्रकाश पुंज हैं, ये हमने देखा कि कोई एक ऐसी सतह मिल जाए जिसके पीछे जाने की जगह ना हो, मतलब इधर से क्या क्या पेंट कर दिया, दर्पण जिसको करते, तो टकरा करके लौट आ रही थी, इसी बाउंसिंग बैक को परावर्तन कहा। लेकिन अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि नहीं, अब मैंने एक ऐसी सतह ली है जिसमें प्रकाश किरण इजीली जा सकती है। मतलब मैंने एक कांच का स्लैब ले लिया, जैसे अपन ये बल्ब की बात करते हैं, ये जो फिलामेंट है अंदर जल रही होती है कांच के, और प्रकाश जो है इस फिलामेंट से निकलने के बाद इस जो कांच का ये जो दिख रहा है आपको घेरा, इस कांच के घेरे से बाहर आती है ना, मतलब ये ठोस के अंदर से गति कर गई। जो प्रकाश जो है वो कहां से गति करके आ रही है भाई, ये जो ठोस है, ये जो ठोस है, बल्ब का जो आवरण है ठोस है ना, कांच है मतलब ठोस है, ठोस के अंदर से गति करके आ गई। तो क्या ठोस के अंदर से जब प्रकाश गति करेगी, और हमने कहा था कि ये कणों से मिलकर के बनी है, तो क्या उसके गति में कोई परिवर्तन होगा, यह समान रूप से गति करती रहेगी भाई, है ना। जैसे वायु में जैसे गति करते वैसे ही कांच में भी गति करेगी। क्या ऐसा होगा कि मैं कांच की जगह पे पानी रखूं, भाई पानी में भी प्रकाश चली जाती है ना, एंटर कर जाती है ना। ठीक है, दोनों में अंतर क्या था भाई, परावर्तन में अंतर यह था टकरा के लौट आना, और अपवर्तन का मतलब है दूसरे माध्यम में चले जाना, प्रकाश आर पार चली जाएगी। ठीक है, तो जिस माध्यम से आर पार जाती है उसको जैसे कि हम कहते हैं पारदर्शी। ये कैसा माध्यम है भाई, ये पारदर्शी, जिसमें से आर पार चले जाए उसको हम कहते हैं पारदर्शी, और जिसमें से नहीं जाए इसको क्या कहते हैं, अपारदर्शी। ये क्या है भाई, अपारदर्शी। जो दर्पण होता है ये कैसा होता है भाई, अपारदर्शी, और ये कैसा पारदर्शी, मतलब जिसमें आर पार दिखे। आर पार दिखने का मतलब क्या, प्रकाश अंदर चली जाए। दिखने का मतलब ही क्या होता है, प्रकाश जहां से होकर के हमारी आंखों तक आएगी वो हमें दिखता है। तो मतलब प्रकाश आर पार जाएगी तभी तो कहेंगे पारदर्शी, मतलब आर पार देख सकते हैं, प्रकाश आर पार जा सकती है। तो भाई ये कण है, कण जब एक दूसरे के आर पार जाएगी तो भैया कैसे जाएगी, वो अपने तरंगीय गुण के कारण एक दूसरे के आर पार जा रही। भाई इसके आर पार जाने का कारण क्या है, उसके तरंगीय गुण का होना।
ठीक है ना। अब ये प्रकाश जब दूसरे माध्यम में चल के जाएगी तो मुझे ये तय है कि भले वो तरंग है लेकिन बना तो कण से है, और कण जब कभी किसी माध्यम में चलेंगे, ध्यान से सुनेंगे भाई, जब किसी माध्यम में चलेंगे तो ये मुझे पता है कि भाई अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके से जाऊंगा तो मेरी गति कम हो जाएगी, और खुले रोड पे जाएंगे तो भैया मेरी गति बढ़ जाएगी। तो सिंपली ऐसा ही ये जब प्रकाश जब आएगी वायु में तो वेग ज्यादा होगा, जब कांच में ठोस में आएगी तो वेग जो है उसका कम हो जाएगा, प्रकाश की चाल घट जाएगी। अर्थात मैं कुछ ऐसा कहूं कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग हो जाती है। ठीक है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग हो जाती है, और इन्हीं सभी चीजों का स्टडी, इन्हीं सभी चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी हम करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन में। ठीक है, और इसी प्रकार का, इसी के लिए गुणांक है, एक रेशियो है, एक औसत है अपवर्तनांक। तो चलिए भैया शुरू कर लेते हैं हम सेशन को। तो चलिए देखते हैं हम कि हमारे पास जो पहला टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन है वो क्या है। ठीक है, तो भैया आ गया हमारे पास प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन समझने के लिए हम जरा देखते हैं कि जब कभी प्रकाश की किरण, है ना, दो कंडीशन मैंने सिखाई, एक में तो भाई टकरा के वापस आ गई, परावर्तन कह दी। अब टकरा के वापस नहीं आना, एंटर कर जाना है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से हट जाती है। भाई प्रकाश की किरण को अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। भाई दूसरे माध्यम में चले जाना। प्रकाश का अपवर्तन सिर्फ पारदर्शी पदार्थ से ही होता है, जैसे सीसा, वायु, जल इत्यादि। ठीक है, कारण क्या है भैया इसका अपवर्तन होने का? तो कारण देखिए, ये अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में, है ना, ये जो प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। यह अपवर्तन जो हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रकाश जो है एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है ना तो उसका चाल बदल जाता है। कैसे बदल जाता है भाई? तो जरा देखिए, एक ऐसा ये माध्यम है, ठीक है, ये यहां से प्रकाश आ रही है, हम इन माध्यमों की भी बात करेंगे। तो ये प्रकाश की चाल कम हो गई, और जब इससे बाहर जाएगा तो प्रकाश की चाल बढ़ गई। ये वायु है, और ये जो है ये है कांच। तो माध्यम क्या होता है भाई? मतलब जहां से प्रकाश गुजर रही है उसको कहते हैं माध्यम। अब प्रकाश कहां कहां से गुजर सकती है? तो भाई मुझे पता है पारदर्शी होता है कांच, है ना, मतलब कांच के अंदर से जा सकती है। और दूसरा क्या भाई? वायु। वायु में कण दूर दूर होते तो उसमें से जा ही सकती है ना। जैसा कि हमने इस चैप्टर को जब स्टार्ट किया था तभी हमने सीखा भी था इस बात को कि ये दो प्रवृत्ति है, कणिकीय और तरंगीय प्रवृत्ति। कणिकीय और तरंगीय प्रवृत्ति होने के कारण ही ये ठोस के अंदर से भी पास हो सकती है, नहीं तो भैया कोई कण किसी ठोस के अंदर से नहीं जाएगा। यह आपको भी पता है, कांच के अंदर से पानी नहीं जाता, हवा नहीं जाता, तो एक कण कहां से जाएगा, एक ठोस कहां से जाएगा? तो भाई कांच का स्ट्रक्चर, कांच इस तरीके से बना होता है। कांच का जैसे देखिए, कांच के अणु कुछ इस तरीके से अरेंज है। इसको थोड़ा सा ज्वाइन किए बिना बनाता हूं मैं। कांच के अणु इस तरीके से अरेंज है कि इसके बीच में अगर प्रकाश किरण है तो वह ऐसा करती हुई जिगजैग करती हुई ऐसे निकल चली जाएगी, क्योंकि तरंग के रूप में चल रही है। ठीक है ना, इसीलिए कांच को पारदर्शी कहते हैं। और जिन माध्यमों में ये जाएगी और टकरा जाएगी, अंदर नहीं जा पाएगी, उसको अपारदर्शी कहते हैं। तो देखिए यहां पे होगा क्या, आपको बहुत अच्छे से पता है कि वायु जो है इसके कण कैसे होंगे भाई? वायु में कैसे हो? बहुत छोटे छोटे कण है वायु के, है ना, और बहुत दूर दूर है। तो इन तरंगों को जाने में उसमें से कोई तकलीफ नहीं हो रही। लेकिन जब ये कण पास पास आ जाए, है ना, कैसा भाई? तो मैं कह रहा हूं जैसे कोहरा आ जाए। कोहरा आ गया मतलब क्या होगा भाई, है ना, ओस जो देखी होगी, कोहरा जो देखा होगा, वो क्या होगा भाई? वो बड़े बड़े पानी के मतलब बूंदे जो होंगी वो कंपैरेटिवली ओस की बूंदे नॉर्मली जो वायु होती है उससे तो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो उसमें से प्रकाश इजीली गमन नहीं करता ना। आपने देखा होगा बहुत दूर तक आप नहीं देख सकते। मतलब क्या भाई? जब कोहरे में से प्रकाश जाएगी तो उसका वेग कम हो जाएगा, और जब वही प्रकाश जा रही होगी खुले वायु में से तो उसका प्रकाश का जो वेग है वो ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली जब कांच है तो ठोस में, ठोस के कण वायु के कण से तो पास पास होते भाई, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। कैसे कि ठोस में सबसे ज्यादा पास पास कण होते हैं, द्रव जो होता है, जो लिक्विड होता है, उसमें थोड़े से दूर हो जाते हैं कण। और जब हम बात करते हैं किसके भाई, गैसेस, ठोस की, ठोस में कैसा हो गया भाई, पास, द्रव में थोड़ी सी दूर। और जब हम गैसेस की बात करते हैं तो उसमें बहुत ही दूर दूर, गैसेस में कैसा हो जाता है भाई, बहुत ही दूर दूर।
अब गैसेस में बहुत ही दूर दूर हो जाएगा तो क्या होगा भाई, एक छोटे से कण को बहुत ही दूर दूर वाले मीडियम में ले चलना, वो आसानी से जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मतलब प्रकाश की चाल निर्वात में कह लूं या प्रकाश की चाल किसी माध्यम में कह लूं, कौन से माध्यम, वायु में और निर्वात में, दोनों में प्रकाश की चाल सेम होती है। लेकिन जब ठोस में बात करूंगा तो भाई घटेगी ना, ये पता है ना, भीड़ भाड़ है इसके अंदर, ये ठोस है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है, जो कण है, जो अणु है इसके, वो पास पास है, तो भैया क्या होगा, इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, घट गई। ये देखिए प्रकाश को ऐसे चला जाना चाहिए था, लेकिन ये घट गई, ये यहां से देखिए विचलित हो गई, मुड़ गई। भाई जाना इधर था, जा इधर रही है, यह प्रकाश विचलित हो गई ना। इसी विचलन की घटना को, इसी मुड़ जाने की घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। और कारण क्या था भाई, कि वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा थी और कांच में प्रकाश की चाल जो है वो क्या हो गई, कम हो गई, इसलिए ये बेंड हो गई। ठीक है, इसलिए क्या हो गया भाई, बेंड हो गई। जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है, देखिए इनिशियली जब इसके अंदर कोई लिक्विड नहीं भरा, ये देख रहा है, ये इसके अंदर ये टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर लिक्विड नहीं भरा, तो ये रिफ्लेक्ट कर रही थी, है ना, ये क्या कर रही थी, परावर्तित कर रही थी। लेकिन हमने सिरिंज से क्या किया भाई, इसके अंदर भी लिक्विड भर दिया, खींच करके इसके अंदर भी लिक्विड भर दिया, तो ये लिक्विड और अंदर जो लिक्विड जो इसके अंदर भरा, देखिए डिसअपीयर हो गया। ये दिख रहा है क्या, आप नहीं दिख रहा, अभी दिख रहा है, जब इसके अंदर देखिए लिक्विड भर दिया, अब नहीं दिख रहा। ठीक है ना, मतलब प्रकाश की चाल समान हो जाएगी ना तो वो नहीं अपीयर होगा। हम बात करेंगे जो जादूगर है वो काम करते हैं ना, कि भाई एक स्टैचू लेते हैं या फिर कोई एक ऐसी ऑब्जेक्ट लेते हैं और एक ऐसा टब रखा होता है, उसके अंदर डाल देते, बोलते हैं गायब हो गया। वो कैसे गायब हो जाती है, हम इसकी चर्चा करेंगे भाई। ठीक है ना, जैसे देखिए ये टेस्ट ट्यूब देखिए गायब हो रहा है, देखिए ये गायब हो गया टेस्ट ट्यूब। कैसे, जब दोनों में प्रकाश की चाल समान हो जाएगी तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं कहता हूं ना, पानी रखा हुआ है, उसके ऊपर 1 लीटर पानी और डाल दें, ठीक है, तो आप क्या पहले बता पाएंगे क्या कि पहले पानी की लेयर कहां तक था और बाद में पानी की लेयर कहां तक हो गई? आपको दिखेगा क्या ऐसा लेयर बना हुआ वहां पे पानी का? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में प्रकाश की चाल सेम हो गई। अगर कोई दूसरे कलर का डाल दे पानी तो थोड़ी देर तक हमें डिस्टिंग्विश होता हुआ दिखेगा, है ना, क्योंकि दोनों में प्रकाश की चाल अलग है। तो चलिए, कुल मिलाकर के मुझे एक नई सी बात समझ में आती है कि अपवर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो अपने मूल रास्ते से विचलित हो जाएगी। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाएगी तो अपने मूल रास्ते से विचलित हो जाएगी। यह विचलन प्रकाश के चाल में परिवर्तन के कारण हो रहा है। प्रकाश अपने मूल रास्ते से क्यों विचलित हो रही है? क्योंकि उसके चाल में परिवर्तन के कारण। ठीक है, इसी परिघटना को हम क्या कहते हैं भाई? अपवर्तन। इसी घटनाक्रम को अपवर्तन कहते हैं। क्या भाई, इन शॉर्ट कैसे याद रखेंगे? प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मूल रास्ते से विचलित हो जाती है, क्योंकि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, देखा हुआ भी है इसका कारण भी। चलिए, तो अब जरा हम बात कर लेते हैं अपवर्तन के नियम की। ठीक, तो अपवर्तन का नियम क्या है भाई? तो एक नियम तो वही वाला है, कौन सा वाला भाई? जो परावर्तन में था। कैसा? कि अब देखिए, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। ये जो माध्यम 1 है इसके जो कण हैं वो दूर दूर है, और जो नीचे जो माध्यम है उसके जो कण हैं वो पास पास है। ठीक है, इन माध्यमों को अगर देखें तो इनको एक को कहते हैं भैया, इसको हम कहते हैं विरल। जो दूर दूर होते हैं वो विरल, और जिसमें पास पास होते हैं उसको कहते हैं हम सघन। इसको क्या कहते हैं भाई? सघन। सघन मतलब याद रखिएगा घना, घना मतलब पास पास। हम अभी सीखेंगे, अभी जस्ट सीखेंगे। ठीक है ना, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है अपने पास, बहुत अच्छे से क्लूज है जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म तक याद भी रहेगा भाई। तो क्या हुआ देखिए, माध्यम 1 से यह प्रकाश किरण आई, यहां पर इसको भैया ऐसी निकल जानी चाहिए थी, मैं सीधी बनाऊं तो ऐसी निकल जानी चाहिए, लेकिन हुई क्या? तो आपको दिख रहा होगा कि प्रकाश किरण इधर ना जा करके ये प्रकाश की किरण यहां से ये बेंड हो गई। अब ये बेंडिंग क्यों देखने को मिली भाई? क्योंकि ये घना था, प्रकाश की चाल कम हो गई, कम हो जाएगी तो वो गिर जाएगा। ऐसा समझिए, प्रकाश की चाल क्या भाई? घने माध्यम से जाएंगे तो वो गिर गया, गिर गया मतलब क्या हो गया भाई? वो झुक गया। अब एक बात समझिए, जो प्रकाश में जो आ रही है ये किरण, इसको हम क्या कहते हैं भाई? तो इसको हम कहते हैं आपतित किरण। इसको कही जाती है आपतित किरण। ये क्या कहलाएगी भाई? तो ये कहलाती है हमारी अपवर्तित किरण। और यहां पे जो ये बन रहा है ये क्या कहलाएगा? ये अभिलंब। कहां पे भाई? ये जिस बिंदु पे टकराएगी, जिस बिंदु पर आपतित होगी, वहां पे हम क्या ड्रॉ करते हैं? एक अभिलंब। तो फिर अभिलंब और ये देखिए, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाले इस कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण।
अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाले कोण को कहते हैं हम क्या, आपतन कोण। मतलब यहां पे जो आई दिख रहा है वो क्या है भाई, ये आपतन कोण है। ये क्या है, आपतन कोण। सिमिलरली जो अपवर्तित किरण है, ये जो दिख रही है अपवर्तित किरण, और ये जो अभिलंब है, इन दोनों के बीच में ये जो कोण बनेगा इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे हम अपवर्तन कोण। जो आर है वो क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण। अब भाई जरा देख लेते हैं हम इसके नियम की। तो पहला नियम सेम है क्या, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये बना हुआ अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होंगे। क्या भाई, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, मतलब अलग अलग प्लेन में नहीं चले जाएंगे, है ना। जैसे एक ही तल में होने का मतलब इनके पीछे अगर एक पेज रख दूं तो सभी इसी पर लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि आपतित किरण इधर हो रही है, ऐसा समझिए आपतित किरण इधर हो रही है, अपवर्तित इधर होगी, नहीं, आपतित इधर हो रही है तो अपवर्तित भी इसी लाइन में होगी, मतलब इसी प्लेन में होगी, तो तीनों एक ही तल में होंगे। ठीक। दूसरा इसका जैसे उसमें था ना, उससे थोड़ा सा अलग है भाई। वहां क्या होता था, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यहां नहीं, यहां क्या है, आपतन कोण की ज्या, मतलब क्या भाई, साइन एंगल ऑफ आई अपॉन साइन एंगल ऑफ आर। आप कहेंगे ये कैसे लिख रहे हो भाई, मैं बिल्कुल सही लिख रहा हूं। इसको शॉर्ट में ऐसा लिख लेते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। आपको पता होगा कि इसका पूरा स्पेल SIN ही है ना, लेकिन लिखते कैसे, साइन आई साइन आर, SIN सिर्फ। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया भाई, ये यहां पर मिल गया कि साइन आई अपॉन साइन आर ये हमेशा एक स्थिरांक होगा, ये हमेशा ये कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब क्या भाई, कि अगर आपने यहां पर बनाया है तो जो साइन आई साइन आर मिल रहा है, अगर मैं यहां पर भी बना दूं एक, यहां पर भी क्या हो गया भाई, ये आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तित किरण हो गया। यहां पर देखिए ये आर मिल रहा है और यहां पे जो आई मिल रहा है, इन दोनों का अगर अनुपात में निकालूंगा तो हमेशा ही सेम मिलेगा। इस जगह पर भी, यहां ओ था ना, इसको पी कह देता हूं, ये पी पर भी वही मिलेगा मुझे, इन दोनों का अनुपात जो मुझे ओ पर मिला था। मतलब दूसरा जो नियम है वो ये है कि प्रकाश की किरण किन्हीं दोनों माध्यमों के सीमा पर तिरछी आपतित होती, जब तिरछा है तभी आपतन कोण आई की ज्या, मतलब साइन ऑफ आई, और अपवर्तन कोण आर की ज्या। ज्या क्या होती है भाई, साइन। ठीक है, SIN जो है, साइन जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन आपको पता है, आप मैथ्स में पढ़ चुके होंगे अब तक। साइन क्या होता है भाई, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है का अनुपात एक नियतांक होता है। किसका भाई, साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है। ठीक है ना, जैसा आपको दिख रहा है यहां पे ये कांस्टेंट है, एक नियतांक वैल्यू। ठीक है, चलिए, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रखिए। हम बढ़ते हैं जरा और आगे, जरा इस स्थिरांक वाले टर्म को जरा चर्चा करते हैं। और ये दोनों नियम इंपॉर्टेंट है भाई, ये सीधे सीधे पूछे जाते रहे हैं एग्जामिनेशंस में, सिर्फ और सिर्फ अभी नहीं, आगे अगर किसी भी चीज की तैयारी भी करते हैं वहां पर भी, कि भाई अपवर्तन के नियम क्या होते। तो अपवर्तन का पहला नियम, आपतित, अपवर्तित और अभिलंब तीनों एक ही तल में, और आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर, इन दोनों का अनुपात हमेशा नियतांक होता है। ये बराबर नहीं होते, इनका अनुपात हमेशा कांस्टेंट होता है, सेम रहता है। ठीक है, चलिए अब जरा देख लेते हैं हम आगे स्नेल के अपवर्तन का नियम। तो भाई जो ये नियम था ना, जो साइन आई अपॉन साइन आर, जो अपवर्तन का जो नियम था, दूसरा जो नियम देखा हमने अपवर्तन का, वही स्नेल का नियम है। स्नेल्स लॉ नाम से भी आ जाता है, इसलिए हमने इसको अलग से भी देख रहा हूं एक बार, कि स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम जो है, स्नेल एक साइंटिस्ट थे, उनका जो नियम है वो क्या कहता है भाई, तो वो नियम यही कहता है क्या, कि साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा एक कांस्टेंट होता है। कब होता है, जब देखिए यहां पे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि ये जो बना है ये कांच है, ऊपर क्या है भाई, वायु। कैसा माध्यम है, विरल, और कांच जो कैसा है भाई, सघन। हम अभी माध्यम की भी चर्चा जस्ट इसके बाद चर्चा कर रहे हैं कि ये सघन और विरल कैसे होता है, कब क्या होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक किरण आ रही है जो कि झुक गई, फिर यहां से गई तो ये दूर चली गई। इस केस में आपको दिख रहा है दोनों सतह पे, इसको मैं कह लेता हूं P और ये सतह को मैं कह लेता हूं Q। तो P सतह और Q सतह दो बार देखिए अपवर्तित हो रही है। पहली बार अपवर्तित क्या हुई, वायु से कांच में आई। दूसरी बार अपवर्तित क्या हुई, कांच से ये वायु में आई, है ना। ये कांच से कहां आ गई, वायु में। तो जितनी बार माध्यम चेंज होगा ना, उतनी बार विचलन होगा।
अगर मैं नीचे यहां पे मालूम क्या करता, मैं यहां पे नीचे पानी रख देता तो भी अपवर्तन होता, और पानी के बाद फिर नीचे वायु रख देता तो फिर से क्या होता है, एक बार यहां पे अपवर्तन होता है, एक बार फिर से अपवर्तन होता है। मतलब मैं कुल मिलाकर के आपसे इतना कहना चाह रहा हूं कि जितनी बार आप चेंज करेंगे मीडियम, माध्यम, उतनी बार आपको अपवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रकाश की चाल माध्यम बदलेगी, बदल जाएगी, और बदल जाएगी तो भैया वो बेंड हो जाएगा। तो देखिए, प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। इसी नियम को स्नेल के अपवर्तन का नियम कहते हैं। भाई इसी नियम को क्या कहते हैं हम, स्नेल के अपवर्तन का नियम, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब बारी है भाई कि हम जरा देख लें कि इसके माध्यम, जिसको हम बार बार कह रहे हैं, ये माध्यम से क्या फर्क पड़ता है, माध्यम से क्या अंतर पड़ता है, क्यों किधर की तरफ चली जाती है, क्यों बाहर जाती है, क्यों अंदर आ रही है। ये दिख रहा होगा ना, ये कंफ्यूजन आ रही होगी ना कि ये क्या हुआ भाई, जाना इधर था, आ इधर गई। यहां से क्या हो रहा था भाई, इसको ऐसे ही निकल जाती, लेकिन ये दूर चली गई। ऐसा क्यों हो रहा है? और एक बात यहां पर देखने को मिल रही है कि ये कितनी बार भी, ये दोनों बार अपवर्तित हुई, एक बार यहां पे हुई, एक बार यहां पे, लेकिन जब ये बाहर निकलती है ना तो ये आपतित किरण के समांतर निकलती है। ये देखिए, ये आपतित किरण थी, ये इसके ये फाइनली जो अपवर्तित निकली, ये निकली। ये दोनों किरणें हमेशा कैसी दिख रही है, पैरेलल, समांतर निकलती है भाई, भले बेंड हुई है लेकिन निकलेगी कैसे, फाइनली समांतर। ठीक है ना। तो चलिए हम जरा चर्चा करते हैं कि अपवर्तन के समय प्रकाश का मार्ग किधर होगा, कब किधर आएगा। तो इसका जो मार्ग होगा वो देखिए, जब कभी हम प्रकाश की किरण एक माध्यम मतलब विरल से दूसरे माध्यम सघन में जाती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और यही प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। ज्यादा ध्यान से देखिए, यहां पे क्या हो रहा है भाई, ये जो लाइट बीम आ रही है वो अभिलंब की ओर मुड़ गई, और यहां पे ये क्या हो रही है, अभिलंब से दूर चली गई। ठीक है, तो ये जो हो रहा है इसके लिए जरा हम समझते हैं कि भाई ये इस तरीके से कैसे हो रहा है। ठीक है ना। उसके लिए जरा पहले हम देख लेते हैं इन दोनों माध्यमों को, फिर हम चर्चा करेंगे कि क्या हो रहा है। तो एक बात समझिए, सघन माध्यम का मतलब होता है भाई कि वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है ना, सघन माध्यम कहलाता है। मतलब इसके माध्यम के जो कण है वो अधिक घने होते हैं, डेंस होते हैं। ये तो कह रहे हैं सघन, नाम से क्लियर है ना, सघन। घन मतलब ऐसे याद रखेंगे जो घना होगा। घना होगा मतलब क्या है, इसके कण जो होंगे ऐसा समझिए, ये बिल्कुल पास 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 ऐसे चिपके हुए होंगे इसके कण। एक ऐसा माध्यम जिसके कण जो है ये बिल्कुल चिपके चिपके से भाई, ये चिपके चिपके से। ठीक है, अब इसमें से जाना बड़ा डिफिकल्ट है। और दूसरा डेंसर मीडियम, रेरर मीडियम। रेरर मतलब क्या भाई, वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम होता है, कम है अपवर्तनांक, विरल माध्यम कहलाता है। मतलब इसके माध्यम के कणों का घनत्व जो है कम होता है। मतलब ऐसा जैसा वायु, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, ये है, ये देखिए, इन दोनों में आपको क्या समझ में आ रहा है भाई, ये ज्यादा डेंस है, इसकी जो डेंसिटी है ये हायर डेंसिटी है, ये लोअर डेंसिटी है। अगर मैं कंपेयर करूं, जैसे मान लीजिए इसको मैं वायु कहता हूं, इसको मैं कांच कह लेता हूं। आप ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा कि वायु के कण दूर दूर है और कांच के पास पास होने भी चाहिए ना। वो ठोस है, ठोस के कण पास पास, और वायु जो है वो गैस है तो गैस के कण दूर दूर। अब इसको कैसे याद रखेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे समझ में आएगा कि ये कब, ये देखिए, ये जो चल रही है ना, ये देखिए ध्यान से, ये विरल से सघन में आई है ना, तो ये क्या हुई, अभिलंब की ओर देखिए झुक गई। और जब ये गई किधर से भाई, सघन से विरल में, तो ये देखिए अभिलंब से दूर हट गई। ठीक, जब घने में घुसा तो अभिलंब की ओर आ गया, और जब विरल में गया, खुले में गया, तो अभिलंब से दूर चला गया। बहुत आसान है, एक तो बात समझिए, एकदम सिंपल सॉर्टेड। हम भैया बाइक पे बैठे हैं, दो दोस्त है ना, अपना दोस्त गाड़ी चला रहा है, अपन पीछे बैठे हुए। ठीक है, हमारे रास्ते में क्या हो रहा है कि एक बिल्कुल खाली सड़क है, बिल्कुल सुना साना सा। फिर थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है कि हमारे जो रोड है, मतलब हमारा जिस रोड से हम फॉलो कर रहे हैं, वो रोड एक कस्बे से गुजरता है। मतलब मार्केट वार्केट लगा है, दोनों तरफ दुकानें वकानें लगी हुई है, पूरी सजी दुकानें हैं भैया, बेहतरीन। तो वहां से भी गुजर रही। अब क्या होता है जरा समझिए, इसके बाद जो मार्केट के बाद की जो रोड है वो भी बिल्कुल खुली है, सूनी सी। हम कैसा चलाते भाई, बढ़िया बाइक मिली है ना, एंजॉय तो करेंगे ही। बढ़िया दोस्त गाड़ी चला रहे हैं, हम दोनों हाथ ऐसा करके बेहतरीन ऐसा लहराते हुए, ऐसा लहराते हुए चले जा रहे हैं। हाथ कैसे भैया, दूर दूर। अब जैसे ही आया भीड़ भाड़ वाला इलाका है ना, जो मार्केट वाला, क्या होगा, ये हाथ हम समेट लेंगे। ठीक है,
अपन तो चले मस्ती वाले आदमी भाई, तो हम क्या करेंगे, हाथ पूरा ऐसा थोड़ी करके बैठ जाएंगे, शरीफ थोड़ी है, नहीं भैया ये था इतना, हम ऐसा ऐसा थोड़ा सा समेट लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा समेट गया। फिर क्या होगा भाई, जैसे भीड़ भाड़ वाला इलाका खत्म होगा, फिर से हाथ वैसे ही बेहतरीन ऐसे लहराते हुए गाड़ी चली जा रही। कुल मिला के क्या समझ में आया, जब सुनसान इलाका था, जब दूर दूर थे कण, मतलब क्या लोग नहीं थे आसपास, तो भैया ये चल रहा था बेहतरीन, और ये मैं हो गया अभिलंब, ये हो गया प्रकाश की किरण, कैसी है भैया, दूर। अब जैसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, मतलब डेंसर मीडियम में गए, तो क्या हुआ भाई, हाथ सिमट गया, मैं कौन हूं, अभिलंब। तो ये देखिए प्रकाश की किरण किधर आ गई, अभिलंब की ओर। प्रकाश की किरण ऐसी थी, भीड़ में गए, डेंसर में गए, अभिलंब की ओर आ गए। फिर क्या हुआ भाई, अब फिर से भीड़ भाड़ वाला इलाका खत्म हो गया, सुनसान आ गया। जैसे ही सुनसान आया तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से अभिलंब से दूर, या हाथ फिर से खुल जाएंगे भाई। मतलब ऐसा, डेंसर में जाएंगे तो अभिलंब की ओर, डेंसर से दूर जाएंगे तो अभिलंब से दूर। डेंसर में जाएंगे, अगर सघन में जाएंगे तो अभिलंब की ओर, और अगर विरल में जाएंगे तो अभिलंब से दूर। आसान है ना, याद रह जाएगा ना भाई, कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएंगे, बस इतने याद रखना, याद रह जाते हैं ऐसी चीजें। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएंगे तो हाथ समेट लेंगे, समेट लेंगे मतलब अभिलंब की ओर आ जाएंगे, और जैसे ही खुले रोड में जाएंगे वो अभिलंब से दूर चले जाएंगे, है ना। तो भैया इस तरीके से याद रह जाएगा आपको क्या, कि अगर विरल से, विरल मतलब जहां दूर दूर है, विरल से सघन जाते तो देखिए अभिलंब की ओर मुड़ गया, और जब हम सघन से विरल जाते हैं तो अभिलंब से दूर चला गया। वहां पे अभिलंब की ओर मुड़ गया, यहां पे अभिलंब से दूर चला गया। तो भाई यही होता है क्या, किसी माध्यम का सघन और विरल होना, दोनों माध्यमों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन है भाई, है ना, कंपैरेटिव स्टडी है। यह निर्भर करता है कि कौन सा माध्यम किस माध्यम के सापेक्ष अधिक सघन है और कौन सा माध्यम विरल है। जैसे कैसी बात कर रहा हूं मैं, अगर बात कर लेता हूं इसी तरीके से, अगर मैं बात करता हूं पानी और केरोसिन, ठीक है, तो पानी और केरोसिन में अगर आप बात करते हैं तो भाई ये अलग कंपैरिजन हो जाएगा। अगर इसी तरीके से मैं बात करता हूं क्या, पानी और दूध, ठीक है, चलिए ये सबने देखा है, तो मैं पानी और दूध वाले को जरा कंपेयर करता हूं, ये आसान हो जाएगा। तो पानी और दूध में अगर प्रकाश की चाल की मैं बात करूं तो आपको समझ में आ रहा होगा, पानी में इजीली चलेगा, दूध में नहीं जा पाएगा बहुत अंदर तक, ठीक है ना। तो मतलब क्या समझ में आता है दोनों लिक्विड ही, लेकिन देखिए चेंज हो गया। कांच आपने देखा होगा एकदम बिल्कुल पारदर्शी, जैसे स्पेक्स पहने बिल्कुल पारदर्शी है, इसमें प्रकाश की चाल अच्छी बढ़िया तरीके से जाएगी। एक आपने ऐसे देखे होंगे जो खिड़कियों में लगाते हैं, जो पारभासी टाइप का होता है, थोड़ा थोड़ा ही प्रकाश जा सकता है। मतलब किसी का घना होना, है ना, जैसा साफ जल, बिल्कुल प्योर जल, और समुद्री जल, किसमें किसका घनत्व ज्यादा होगा भाई, तो समुद्री जल का घनत्व ज्यादा होगा, वो डेंसर होगा, नमकीन होगा ना वो, तो वो डेंसर हो गया, है ना। और जो साफ जल है, स्वच्छ जल है, वो कैसा होगा भाई, प्योर, बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं उसके आर पार, तो वो कैसा हो जाएगा, रेरर हो जाएगा, विरल हो जाएगा, है ना। जैसे जो मटमैला जो पानी हो जाता है, गंदा जो पानी है, उसका सघन हो गया, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि पहले से ही ऐसा नहीं कह सकते कि भाई वायु हमेशा विरल है, कांच हमेशा सघन है, नहीं। जब आप दूसरे एलिमेंट को ले आते हैं तब तय होता है कि कौन सी चीज सघन है और कौन सी चीज जो है वो विरल है। बिना इसके पहले से आप तय नहीं कर सकते। तो चलिए अब देख लेते हैं हम अपने प्रकृति में जो अपवर्तन के कारण कुछ घटनाक्रम होती है, कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, उनके बारे में जरा हम देख लेते हैं। तो भाई हम जरा इसमें देखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन से होने वाली परिघटना है ना। जैसे कि हम नॉर्मली ऐसा काम करते हैं कि अगर एक ग्लास ले, उसमें आधा पानी भर दें और इसमें अगर एक पेंसिल रख देते हैं, तो हम ऐसा पाते हैं कि पेंसिल जो है पानी के अंदर वाला जो भाग है ना, वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है। कायदे से मैं ऐसा देखना चाह रहा हूं कि ये जो पेंसिल यहां से दिख रही है, ये पेंसिल कुछ इस प्रकार दिखनी चाहिए थी, ये ऐसी सीधी आ रही है, ऐसी सीधी होनी चाहिए थी, लेकिन ये यहां से क्या हुई, यहां से बीच में से जहां से पानी हमने भरा है, यहीं से ये मुड़ गई। अब इसका मुड़ाव, इसका झुकाव क्यों होगा, तो मुझे पता है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है भाई। तो यहां पर क्या है, तो यहां पे मुझे ऊपर में देखने को मिल रहा है कि ये वायु है, ये क्या है भाई, ये वायु होगा, है ना। और यहां पे ये क्या है, पानी है, तो ये पानी है मतलब ये कैसा है, सघन। ये वायु है मतलब ये कैसा है, तो ये है विरल। अब इतनी सी बात तो हमें समझ में आती है ना कि जब विरल से सघन में आएंगे तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा, है ना। क्योंकि हमने ऐसी तो बात करी थी कि जब भीड़ भाड़ वाले रोड में जाते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, पहले हाथ ऐसा खुला हुआ है, विरल में है, जैसे ही भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं हाथ सिमट जाते हैं, पास आ जाते हैं, अभिलंब की ओर आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं जरा इसको
कि जब हम किसी शीशे के गिलास में आधा पानी भरकर उसमें एक पेंसिल को आंशिक रूप से डुबोते हैं, ठीक है, क्या क्या इसमें पेंसिल को आंशिक रूप से डुबा दिया, ठीक है ना, आधा पेंसिल डूबी हुई है पानी में और आधा पेंसिल जो है वो पानी के ऊपर है, मतलब वायु में, तो यह मुड़ी नजर आती है, यह मुड़ी हुई नजर आती है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। भाई प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये चीज हो रहा है क्या, तो देखिए क्यों हो रहा है, तो जल की सतह के अंदर पेंसिल जो सीधी होनी चाहिए वो मुड़ी हुई नजर आती है। यहां प्रकाश के अपवर्तन का नियम लागू होता है कि जब कोई प्रकाश, यहां से नियम क्या है भाई, कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये देखिए, ये विरल से सघन में प्रवेश की तो अभिलंब की ओर झुक गई, या कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि ये इसको ऐसा दिखना चाहिए था इधर इधर, लेकिन दिख इधर रही है ना, तो इसको ऐसा भी तो समझ सकते हैं कि ये सघन से एक प्रकाश जो है ये गई विरल में, तो जब विरल में गई तो ये अभिलंब से दूर हट गई। भाई ऐसा रहा अभिलंब, ये अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई, तो मुझे वहां से पेंसिल मुड़ी हुई नजर आती है। आप कोई स्टिक, कोई लकड़ी भी डाल सकते हैं इसकी जगह, वो भी मुड़ी हुई नजर आएगी भाई, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल है हमारे पास, जरा उसकी भी चर्चा कर लूं मैं, कि शीशे के ग्लास में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ नजर आता है ना। जनरली आपने देखा होगा कि कांच का ग्लास हो, एक तो चलिए सिक्के की बात होगी, और भी मैं कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर ले रहा हूं। शीशे की ग्लास होती है, उसके अंदर पानी भरा और ऊपर से देखिए ऐसा टॉप व्यू, तो ऐसा लगता है उसका पेंदा जो है वो ऊपर उठा हुआ है, बहुत ही ऊपर हाइट पे दिखता है ना। ऐसा क्यों होता है भाई, तो जरा देखिए उसका कारण क्या है। प्रकाश की किरण, ये रहा सिक्का, तो ये प्रकाश की किरण यहां से उठेगी, यहां से एक प्रकाश किरण निकली तभी तो दिखेगा ना मुझे। ये सतह पे आने के बाद ये हो गया क्या, इसका अभिलंब, तो सतह पे आने के बाद ये रहा मेरा विरल माध्यम, सॉरी ये रहा मेरा सघन माध्यम, ये मेरा माध्यम कैसा भाई, ये मेरा सघन, और ये वायु है मतलब ऊपर कैसा, विरल। तो ये जो प्रकाश की किरण यहां तक आई थी, ये प्रकाश किरण यहां अभिलंब से दूर चली जाएगी, ये चली गई अभिलंब से दूर। अब ये तो अभिलंब से दूर चली गई, लेकिन मुझे ऐसा बेंडिंग दिखता है क्या, नहीं, मुझे बेंडिंग नहीं दिखता, मुझे सीधा दिखता है। तो ये डॉटेड करके आगे बढ़ाते, तो मतलब ये जो सिक्का था ये इतना हाइट ऊपर उठा हुआ दिखने लगेगा। क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा सीधा ही सीधा दिखता है, मुझे बेंडिंग नहीं दिखती, ठीक है ना। और बेंडिंग हुई क्यों थी, क्योंकि प्रकाश की चाल पानी के अंदर अलग था और जब वायु के अंदर आया तो अलग हो गया, अभिलंब से दूर हुआ, बेंड हो गया, इसलिए सिक्का जो है वो ऊपर उठा हुआ दिखता है। जो पेंदा जो होता है, जो पेंदी होती है ग्लास की, वो भी ऊपर उठी हुई दिखने का यही कारण होता है भाई। एक और चीज है भाई, जैसे जनरली आपने देखा होगा कि ग्लास के अंदर, है ना, रेस्टोरेंट्स एंड ऑल में जनरली ऐसा देखने को मिल जाता है कि ग्लास के अंदर क्या कहते हैं भाई, नींबू रख देते हैं या फिर मिर्च रख देते हैं, उसके अंदर पानी डाल देते हैं, तो उसका साइज बड़ा बड़ा दिखता है ना, नींबू बड़ा सा दिखता है भाई। कारण क्या है, आइए देखते जरा, कि जब हम कोई सिक्का पानी से भरे ग्लास में रखते हैं तो देखते हैं कि सिक्का उठा हुआ नजर आता है। यह घटना भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है, ठीक है। ये अपन क्यों कवर कर रहे हैं एग्जांपल्स भाई, क्योंकि आप एक बात समझिए, आपको दो क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, एक वायुमंडलीय अपवर्तन, है ना, और एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपके जो ह्यूमन आई, जो मानव नेत्र वाला चैप्टर है वहां से, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं और दोनों में से ही कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हर बार ही पूछा जाता है, ठीक है। मानव नेत्र में जो प्रकीर्णन है उससे, और एक वातावरण में जो ये अपवर्तन का काम होता है, अपवर्तन होती है उससे। तो इसलिए इसके सारे एग्जांपल्स कंसीडर करने, कवर करने जरूरी है भाई। तो जरा देखिएगा कि अपवर्तन के कारण क्या होता है कि भाई जो सिक्का है वो ऊपर उठा हुआ नजर आ रहा है, मतलब यहां पे जो घटना हुई है, इस घटना के हिसाब से ये कह सकते हैं कि यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। दूसरा उदाहरण है भाई क्या, कांच के बर्तन में रखा हुआ नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा नजर आता है, ठीक है ना, अभी जैसा डिस्कस किया हमने। अब जरा कुछ बात कर लेते हैं भाई, ऐसा हो रहा है तो कैसे, क्या क्या फैक्टर्स है जो इसको प्रभावित करेंगी, मतलब ये जो प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है इसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। तो पहला कारक देखिए भाई कि अलग अलग द्रव में अलग अलग जो लिक्विड्स होंगे उसमें पेंसिल की अथवा प्रकाश का झुकाव अलग अलग होगा। देखिए पेंसिल का झुकाव मतलब वो प्रकाश का ही झुकाव है ना, जो इसके पहले हमने जो डायग्राम देखा, पेंसिल का झुकाव अल्टीमेटली क्या, प्रकाश का झुकाव है,
ठीक है ना। तो मतलब अलग अलग लिक्विड होगा, गाढ़ा लिक्विड होगा तो अलग होगा भाई, ज्यादा सघन होगा तो अलग होगा, विरल होगा तो अलग होगा। मतलब ऐसा है कि लिक्विड पे डिपेंड करता है कि वो लिक्विड किस प्रकार की है, उसके हिसाब से इसका झुकाव होगा। क्योंकि ये झुकाव का होना प्रकाश की चाल पे निर्भर करता है, और प्रकाश की चाल माध्यम के कणों की जो डेंसिटी, जो घनत्व होती है, उस पर निर्भर करता है। जो ज्यादा सघन होगा, ज्यादा जिसके पास घनत्व होगा, उसमें प्रकाश की चाल धीमे होगी, है ना। और जो विरल होगा, जिसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, कण दूर दूर होंगे, इजीली जाएगा ना। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है, तो दूसरे माध्यम में इसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। ये कारण क्या था, क्यों हो रहा था अपवर्तन? अल्टीमेटली यही था ना कि जब प्रकाश किरण तिरछा होकर के जाएगी तो क्या होगा भाई, दूसरे माध्यम में जब जाएगी तो वो अपवर्तित हो जाएगी। अपवर्तित होने का मतलब क्या भाई, कि दूसरे माध्यम में उसकी जो दिशा है वो चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाना, दिशा परिवर्तित हो जाना, मतलब क्या, अपवर्तन। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हमारे इसके दोनों एग्जांपल्स कवर हो जाते हैं। अब हमारे पास एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलिए भाई इसमें जरा बात करते हैं हम सबसे पहले तो ये शब्द इंडेक्स की। ये तो बहुत बार देखा है ना, ये तो हमने बहुत सुना है ना, इंडेक्स। ठीक है, हम कॉपीज बनाते हैं उसमें भी इंडेक्स बनाते हैं। ठीक है, हम प्रैक्टिकल फाइल्स भी इस साल से बनाएंगे, उसमें भी हम इंडेक्स बनाएंगे। ठीक, हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसमें भी इंडेक्स बनाते हैं। तो इंडेक्स का मतलब क्या है, क्या होता है इंडेक्स, और ये रिफ्रैक्टिव के साथ में क्या लेना देना है, जो अपवर्तनांक कह रहे हैं उसके साथ में क्या लेना देना है इसका। तो इंडेक्स का मतलब मैं तो आपको सिंपली इतना समझा रहा हूं कि भाई जैसे आपकी जो कॉपी है ना, जो आपकी कॉपी है, उस कॉपी में आपने एक इंडेक्स पेज बनाया। वो इंडेक्स पेज क्या करता है भाई, आपकी कॉपी के अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई है, अगर कोई व्यक्ति पूरा नहीं पढ़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ उस पेज के जरिए उस कॉपी के अंदर लिखी सभी चीजों को बता सकता है। मतलब वो एक इंटरफेस हो गया, वो एक ऐसी पेज हो गई जो आपको उस बुक से इंट्रोड्यूस कराती है या बुक को आपसे इंट्रोड्यूस कराती है, ऐसा कह लूं मैं। ठीक है, मतलब मेरे और बुक के बीच में जो इंटरेक्शन होना है, जो समझ बढ़नी है, वो कहां से बढ़ेगी भाई, वो इंडेक्स पेज से, है ना। इसलिए तो हमारी जो कॉपीज बनाई जाती हैं स्कूल्स में, उसमें भी हम क्या करते हैं भाई, इंडेक्स पेज बनाते हैं। वो इंडेक्स से क्या पता चल जाता है भाई, कि कोई पूरी कॉपी नहीं पलट के देखने वाला, इंडेक्स पेज से ही पता चल जाता है कि अंदर क्या क्या चीजें डिस्क्राइब्ड हैं। तो यहां पर भी इंडेक्स का मतलब क्या है, कि पहले का दूसरे से रिलेशन, है ना। अभी हमने इंडेक्स में क्या समझाया आपको, कि भाई उस बुक का आपके साथ में रिलेशन, मतलब एक माध्यम का दूसरे के साथ में रिलेशनशिप ही कहलाती है इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब होगा, अपवर्तनांक का क्या मतलब होगा। तो देखिए रिफ्रैक्टिव आ गया मतलब प्रकाश आ गई, जैसे रिफ्रैक्टिव की बात हो गई, क्या आ गई भाई, प्रकाश। अब प्रकाश का इंडेक्स से क्या लेना देना भाई, तो है ना, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चल रही है। प्रकाश क्या हो रही है भाई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चल रही है। तो पहले माध्यम के अपेक्षा दूसरे माध्यम में उसकी वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है भाई, पता चला पहले माध्यम में उसकी वेलोसिटी कम है, दूसरे में बढ़ गई। ऐसा भी हो सकता है कि पहले माध्यम में उसकी वेलोसिटी ज्यादा है और दूसरे में कम हो गई। तो ये कौन बताएगा कि पहले माध्यम में कितना था, दूसरे में कितना है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप कौन एस्टैब्लिश करेगा। तो भाई इसी चीज को हम कहते हैं क्या, अपवर्तनांक। आई होप आपको इंडेक्स वर्ड से समझ में आ चुका है कि प्रकाश की चाल का ये एक अनुपात है, ये प्रकाश की चाल का अनुपात है पहले माध्यम और दूसरे माध्यम में। क्या है ये, प्रकाश की चाल का अनुपात पहले और दूसरे माध्यम में। तो चलिए जरा देख लेते इसको, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह विचलन माध्यम और उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। जो माध्यम है उसमें जो प्रकाश की चाल है उस पर ही निर्भर करता भाई। ठीक है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा दोनों माध्यमों में, विचलन उतना ज्यादा होगा, और जितना कम डिफरेंस होगा दोनों माध्यमों में, विचलन उतना कम होगा। मतलब एक बहुत ज्यादा रेयर है, एक बहुत ज्यादा डेंसर है, तो विचलन बहुत ज्यादा होगा। एक बहुत, मतलब दोनों के बीच में जो रेयर और डेंसर होने का, जो सघन और विरल होने का जो मात्रा है वो बहुत माइनर है, बहुत कम सी है, तो फिर विचलन भी कम होगा भाई। ठीक है ना। तो क्या समझे इसमें, कि अतः अपवर्तनांक माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात है। क्या है ये, माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात। यह बताएगा कि पहले माध्यम में तेज चल रहे थे कि दूसरे में चल रहे, ये भी बताएगा कि दूसरे में धीमे चल रहे हैं कि पहले में तेज चल रहे थे।
पहले और दूसरे में कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये सब कुछ बताएगा भाई। तो देखिए, इसके लिए जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण I मतलब साइन I तथा अपवर्तन कोण R की जा मतलब साइन R का अनुपात एक निस्थिरांक होता है जिसको हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं और ये म्यू इक्वल्स टू हो जाता है साइन I अपॉन साइन R। म्यू इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R। या अल्टीमेटली म्यू क्या है भाई? तो म्यू जो है ये है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कहां भाई? तो M1 में अपॉन प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में मतलब M2 में। मतलब दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है, इसी अनुपात को हम कहते हैं म्यू, इसी चीज को हम कहते हैं क्या? अपवर्तनांक। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई। अपवर्तनांक जो है अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आपके हर टाइप के एग्जाम्स में पूछे ही पूछे जाते हैं, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट है ये। इसमें प्रकाश की चाल पहले माध्यम में अपॉन प्रकाश की चाल जो दूसरे माध्यम है उसका अनुपात निकालते हैं। मतलब इसी स्थिरांक के मान को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। एक और मजेदार बात है, ये इसकी इकाई नहीं होती। इस बात पर भी बहुत बार चीजें पूछी जाती है, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। अब कोई बोलेगा भैया क्यों नहीं होती है? इकाई होनी चाहिए। तो मैं बोलूंगा भैया अनुपात की कभी भी इकाई नहीं होती। अनुपात की कभी भी इकाई नहीं होती। इकाई किसकी होगी? दर की। दर मतलब क्या? जब दो असमान लोगों के बीच में तुलना होगी, कंपैरिजन होगा, तो दर होगा और उसकी इकाई होगी। लेकिन ये अनुपात है, मतलब ऊपर भी क्या होगा? यहां पे अगर मैं लिखता हूं तो देखिए ना, सिंपल सा, आप खुद भी समझ सकते हैं। ये क्या होगा? चाल है ना, तो मीटर प्रति सेकंड। ये भी क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। कट गया ना मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड। अब कुछ बचा क्या? नहीं। तो अनुपात की कभी भी कोई इकाई नहीं होती। तो म्यू की भी कोई इकाई नहीं होती। ये विमाहीन है भाई, इसमें कुछ नहीं होता। इसकी कोई विमा मतलब इसकी कोई इकाई भी नहीं होती है। ठीक है, मतलब ये क्या है? एक नंबर है ना। ये क्या है? एक नंबर है। जैसे म्यू की वैल्यू मैं आपको कह देता हूं 1/2 है। इसका मतलब क्या हो गया भाई? प्रकाश की चाल जितनी भी हो पहले माध्यम में, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल उसकी डबल है। अब जो कह लो, आप कहते हो कि भैया 50 किलोमीटर प्रति घंटा है पहले में, तो मैं कह दूंगा कि दूसरे में जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। सिंपल सॉर्टेड। ठीक है ना, समझ में आया होगा कि भाई म्यू क्या बता रहा है? प्रकाश की चाल पहले माध्यम में और प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में, इन दोनों को तुलना कर रहा है, इन दोनों का अनुपात कवर करता है भाई। ठीक, चलिए तो अब जरा इसमें थोड़ी सी और बात कर ली जाए। और एक और छोटी सी चीज, यहां पे बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई, है ना। म्यू इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R जो दिख रहा है, ये आपको बिल्कुल स्नेल्स लॉ जैसा दिख रहा होगा, लेकिन स्नेल्स लॉ जो होता है वो ये होता है भाई, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू एक ईटा, मतलब ये एक कांस्टेंट। ठीक है ना। ये दोनों न्यूमेरिकली देखने में सेम लगते हैं। न्यूमेरिकली ये भी सेम है और ये भी सेम है। ठीक है, और जब इवैल्यूएट करेंगे तब भी मेरे को कहीं ना कहीं सेम वैल्यूज मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए, ये कंफ्यूजन होने की मतलब कंफ्यूज होने की कोई बात इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अपवर्तनांक के लिए म्यू से होता है प्रदर्शित, है ना, उसको ईटा से करते हैं। ठीक, न्यूमेरिकली सेम आने का कुछ कारण है। ठीक है, उसकी चर्चा हम जस्ट आगे आने वाली स्लाइड्स में हम कर रहे हैं। चलिए भाई, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि अपवर्तनांक के प्रकार की। तो जो अपवर्तनांक होता है ये दो प्रकार का होता है, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या क्या भाई? एक निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष और सापेक्ष का क्या मतलब है? तो देखिए, निरपेक्ष का मतलब होता है जो किसी पर निर्भर ना करे भैया, निरपेक्ष। ठीक है ना, निरपेक्ष का मतलब जो किसी पर निर्भर ना करे, और सापेक्ष का मतलब जो किसी पर निर्भर करे। तो पहले तो हम देख लेते हैं निरपेक्ष और सापेक्ष शब्द को ही, फिर हम चर्चा करेंगे कि निरपेक्ष में क्या होता है और सापेक्ष में क्या होता है। तो देखिए, अगर ये कांच है, प्रकाश ये आ रही है हमारी वायु से, यहां से अभिलंब की ओर झुक जाएगा भाई, क्योंकि ये सघन में आ गया। ऊपर कैसा है? ये वायु, नीचे यहां पे क्या है? ये कांच। तो सिंपल सॉर्टेड से बात, जब आप कंपेयर करते हैं किसी भी माध्यम में जो चाल है, इसको
और आप कंपेयर करते हैं वायु में चाल को, वायु में चाल अपॉन माध्यम में चाल, इन दोनों को कंपेयर किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं क्या, निरपेक्ष। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैं पता करना चाहता हूं कि एक कांच का स्लैब है मेरे पास, उसमें से प्रकाश की चाल कितनी है, तो मैं टॉर्च कहां जलाऊंगा भाई, हवा में ही जलाऊंगा, इसके बाद वो कांच पे आपतित होगी। तो मतलब क्या है भाई कि जब कभी कांच मतलब ठोस में जब हम निकालना चाहते हैं तो पहला माध्यम मेरा कौन है, वायु है, तो ये निरपेक्ष हो गया। अगर मान लीजिए कांच की जगह पे पानी होता है, उस पानी का निकालना चाहते हैं, तो पहला जो माध्यम होता है वो क्या होता है भाई, वहां पर भी वायु होता है। सबसे पहला माध्यम अगर वायु है और दूसरा कोई सा भी एक माध्यम है, पहला माध्यम वायु और दूसरा कोई एक माध्यम है, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं निरपेक्ष। और सापेक्ष का मतलब जैसे एक पानी और कांच, ये कांच ले लिया, इसके नीचे पानी है भाई, इसके नीचे क्या हो गया, पानी हो गया, तो इसका मतलब हो गया क्या भाई, तो इसका मतलब हो गया ये हो गया माध्यम 1 और ये हो गया माध्यम 2। मतलब प्रकाश की चाल पहले माध्यम में और प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में, और ये दोनों ही माध्यम वायु में, मतलब वायु नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक माध्यम वायु है, सीधा सिंपल सी लाइन, दोनों माध्यमों में से कोई एक माध्यम वायु है तो वो निरपेक्ष है, और दोनों ही माध्यम वायु के अलावा कुछ है तो वो सापेक्ष है। ठीक है, मतलब अगर जैसे यहां पे क्या हो गया भाई, यहां पे हो गया ये कांच और ये हो गया हमारा क्या, पानी, कांच हो गया और पानी हो गया, तो वो कांच और पानी वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सापेक्ष, और ऊपर वाला क्या दिख रहा है, निरपेक्ष। तो भैया देखिए, देखते हैं निरपेक्ष को, तो निरपेक्ष मतलब वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। चलिए मान लेते हैं कि वायु के प्रकाश का मतलब वायु में प्रकाश का जो वेग है वो c है, तथा दिए गए माध्यम में प्रकाश का जो वेग है वो v है। ठीक है, दिए गए माध्यम में कितना हो गया भाई v, और वायु में कितना है c। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब म्यू को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं भाई म्यू को, कि प्रकाश का चाल वायु में है ना, प्रकाश का वायु में वेग तथा प्रकाश का माध्यम में वेग, ठीक है, इन दोनों का अनुपात। मतलब क्या हो गया ये, म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी। सी मतलब क्या, वायु में वेग, वी मतलब क्या, इसका माध्यम में वेग। और एक चीज, जो सी का मान होता है, सी जो प्रकाश का चाल वायु में, प्रकाश का चाल वायु में ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये याद भी रख लेंगे भाई, क्या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर ऐसा कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, उसको 3 की पावर 3 कम कर दीजिए तो 3 पे 5 जीरो मतलब 3 लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर आप कह दीजिए क्या भाई 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इससे इसको याद रख लेंगे, मतलब ये सी का मान हो जाता है। अब आपको v का जो मर्जी पड़ा है, मतलब जो भी मान आपको जिस भी माध्यम का आपको निकालना है निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपको यहां से अगर अपवर्तनांक पता है तो आपको स्पीड मिल जाएगी, उसमें कितने से प्रकाश चल रही है, और अगर आपको अपवर्तनांक पता करना है तो उसमें स्पीड निकाल करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया भाई, यहां पे मुझे समझ में आ गया कि ये जो है यह एक अदिश राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता तथा विमा नहीं होती, अर्थात यह मात्रक हीन तथा विमाहीन है। ये कैसा भाई, ये मात्रकहीन और विमाहीन है, मात्रक भी नहीं है और विमा भी नहीं है, मतलब ना तो डायरेक्शन होगा और ना ही इसमें कोई विमा मतलब मात्रक होगी, यूनिट होगी। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि एक अनुपात है भाई। चलिए अब बात करते हैं हम लोग जरा सापेक्ष अपवर्तनांक की। तो सापेक्ष अपवर्तनांक किसको कहेंगे, तो देखिए वो कंडीशन हट गई। कौन सी कंडीशन भाई, कि एक हमारा वायु होना ही चाहिए, वो कंडीशन हट गई। तो अब क्या है भाई, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक के सापेक्ष सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जो दूसरे का होगा वो अपवर्तनांक क्या कहलाएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब मान लेता हूं मैं कि पहले माध्यम में प्रकाश का वेग va है और दूसरे माध्यम में कितना है भाई, vb है ना। तो सापेक्ष अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश का वेग अपॉन में दूसरे माध्यम में, या यूं कह लूं कि म्यू a म्यू b, मतलब इसको ऐसे लिख लिया जाता है
ए म्यू बी। तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा हमारा जो वेलोसिटी, जो वेग होगा ए में अपॉन जो वेग होगा बी में, ठीक है। या इसी चीज को हम कैसे साइन आई अपॉन साइन आर से भी निरूपित करके चलते हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी है हमको कि अगर एक माध्यम वायु है तो वो निरपेक्ष है, और अगर दोनों माध्यम मतलब वायु के अलावा दो माध्यम है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सापेक्ष कहेंगे। फॉर्मूला सेम रहता है, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं आता। बस बात यह आती है कि निरपेक्ष में मुझे वायु में प्रकाश की चाल ज्ञात रहती है, और यहां पे मुझे दोनों अलग अलग माध्यम होती है तो यहां पर मुझे ज्ञात नहीं होता है। अब एक छोटी सी और चर्चा है यहां पे, जिसको हम कहते हैं अपवर्तनांक का व्युत्क्रम नियम, ठीक है, या कह लें अपवर्तन का व्युत्क्रम नियम, ठीक है। क्या होगा भाई अपवर्तन का व्युत्क्रम नियम, तो अपवर्तन का व्युत्क्रम नियम ऐसा कुछ होता है कि अगर मान लीजिए ये सोर्स है, ये स्रोत है प्रकाश का, यहां से प्रकाश की किरण ये चली, ये अभिलंब की ओर झुक गई, फिर ये अभिलंब से दूर चली गई और यहां पे पहुंच गई अपनी डेस्टिनेशन पे। अगर इसके डेस्टिनेशन को मैं सोर्स बना दूं, ये हो गया मेरा सोर्स, अगर यहां से एक टॉर्च जलाता हूं तो बिल्कुल इसी रास्ते पे चलती हुई प्रकाश, उतने के ही कोण पे झुकती हुई वो प्रकाश वापस आ जाएगी कहां पे, स्रोत पे। मतलब ऐसा कहना चाह रहा हूं मैं कि एक प्रकाश किरण अगर ऐसा होकर के ये बेंड होकर के ये इधर निकली है, तो वापस अगर यहां पे टॉर्च जलाऊंगा तो वापस इसी रास्ते पे होती हुई वापस आ जाएगी भाई, बिना हिले डुले इसी रास्ते पे होती हुई वापस आ जाएगी। इसी को कहते हैं हम व्युत्क्रम नियम, इसी को कहा जाता है व्युत्क्रम नियम। तो व्युत्क्रम नियम क्या हो जाएगा भाई, तो देखिए ए म्यू एम इंटू म्यू एम म्यू ए इक्वल्स टू 1। क्या होता है इसका मतलब, जरा देखिए, अगर इसका एलएचएस साइड में सिर्फ और सिर्फ देख लूं, ए म्यू एम इंटू एम म्यू ए, जरा इसको हल कर लेते हैं तो क्या मुझे मिलेगा। इसको अगर हल करता हूं मैं तो म्यू एम अपॉन म्यू ए इंटू म्यू ए अपॉन म्यू एम, ठीक है, इसका यही मतलब होता है भाई। तो क्या हो जाएगा यहां से, तो मुझे यहां पे दिख रहा है ये से ये कट गया, इससे ये कट गया, मतलब फाइनली इसका आंसर कितना गया, 1। यानी मैं लिख सकता हूं ए म्यू एम मतलब एयर टू मीडियम इंटू मीडियम टू एयर इज इक्वल्स टू कितना, 1। जब ये मैं लिख सकता हूं तो इसी चीज से मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, आप इसको यहीं पर रखिए, ए म्यू एम को, ये 1 है, इसके नीचे इसको ले आइए तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एम म्यू ए। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी कहलाती है भाई, है ना, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, व्युत्क्रम नियम है ये, ठीक। क्या हो जाता है भाई, अगर किसी को ऐसा हमने क्या किया, 1 के अपॉन में कर दिया तो ये पलट जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये हो जाता है हमारे यहाँ पे व्युत्क्रम नियम भी खत्म। मतलब व्युत्क्रम नियम से यह समझ में आता है कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर के जिस रास्ते से गया था, अगर उसका स्रोत बदल दिया जाए तो ठीक उसी रास्ते पे वो वापस आ जाएगा। चलिए भाई, तो यहां पर ये समाप्त होता है हमारा। अब आपको क्या करना है और बाकी चैप्टर्स के लिए, क्योंकि यहां पर तो हमने बहुत कुछ सीख लिया भाई, है ना, हमने क्या क्या चीजें सीख ली, तो हमने अपवर्तन सीखा, अपवर्तन के नियम सीख लिए, अपवर्तनांक को सीखा, अपवर्तनांक के प्रकार को सीखा, और एक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, है ना, व्युत्क्रम नियम को सीखा, ठीक है। अब क्या करें भाई, तो अब आप magnetbrains.com अपने सर्च बॉक्स में डालेंगे, आपको इस तरीके से आपका पूरा पेज ओपन हो जाता है जहां पे आप अलग अलग कोर्सेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे अगर आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से आप टैप करेंगे, आपके सारे ही क्लासेस, सारे ही कोर्सेस ओपन हो जाता है। सिमिलरली अगर आप एनटीएससी या ओलंपियाड के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इसको टैप करेंगे, आपके पूरे कोर्सेस, आपके पूरे सब्जेक्ट्स यहां पे देखने को मिल जाते हैं। यूपी बोर्ड के लिए आप यूपी बोर्ड को टैप कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इसको टैप कीजिए, आप उसमें पूरी ही चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिमिलरली सीबीएसई हिंदी मीडियम के लिए आप हैं तो भैया आपकी पूरी क्लासेस जैसे ही टैप करते हैं मिल जाती हैं। आप अगर 10th क्लास से हैं, टैप कीजिए, आपके सब्जेक्ट्स ओपन होते हैं। जिसमें अगर आप फिजिक्स देखना चाहते हैं, फिजिक्स में वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, आपको इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाता है जहां पर आपको सारे ही चैप्टर्स अरेंज फॉर्मेट में मिल जाता है, जहां एक ही फोल्डर के अंदर आपके कॉन्सेप्ट वीडियोस, आपके 1 शॉट रिवीजन वीडियोस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बहुत कुछ सेम फोल्डर में देखने को मिल जाता है भाई। तो जैसे ही आप इसको टैप करते हैं, ओपन करते हैं, आपका वीडियो प्ले हो जाता है। आप इसको कहीं पर भी रोक सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं,
और सबसे अच्छी बात, यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके अगले वीडियो पर जा सकते हैं, मतलब आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। तो भाई अभी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट्स और एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ में। हम मिलेंगे अपने अगले कंटेंट में अगले कुछ टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।